हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हम लोग एक नए क्लासेस में आप सभी का ग्रांड वेलकम करते हैं। और अभी क्लासेस चल रही है उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की, जिसका एग्जाम डेट्स आपका कब है? 16 और 17 अप्रैल को आपका एग्जाम्स होना है, यानी अब समय बहुत कम है। तो पेपर 1 होता है, पेपर 1 जो कि 30 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आपका टारगेट होना चाहिए कि हम 25 प्लस स्कोर करें। 25 प्लस स्कोर करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे। और आपको साफ साफ कर दूं, अगर जीएस पेपर 1 में अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं होता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि पेपर 1 में आपको अच्छा स्कोर करना ही होगा, तभी आपका रिजल्ट बनेगा। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा आज की क्लास का, वो जीएस पेपर 1 का यूनिट 5 रहेगा। यूनिट 5 क्या है भाई? यूनिट 5 हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है। और पूरा नहीं, कब से? 1857 से लेकर 1950, यही आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में यही है। तो चलिए सिलेबस आपको दिखा दें। ये सिलेबस का यूनिट 5 हम लोग कौन सा सेक्शन कर रहे हैं। यूनिट 5 चलते हैं और आपको ये दिखा दो जूम करके। यूनिट 5 आपको दिख रहा होगा, भारतीय इतिहास एवं भूगोल। भारतीय इतिहास एवं भूगोल यहां पर है आपका यूनिट 5 में, इकाई 5 में। और जहां पर हम लोगों ने भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को देख लिया है, इसको ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि 1857 से 1950 तक किस प्रकार गतिशील रहा, इससे जुड़े हुए प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लासेस में इंटर करते हैं। क्लासेस में हम लोग इंटर करते हैं। और ये आपका आज का पहला प्रश्न आपके लिए 1857 से हमसे प्रश्न आएगा। तो 1857 से हम लोग शुरू किए, 1950 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बात खत्म। जो प्रश्न आएगा उसी को हम लोग शामिल कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए, 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था? 1857 का जो विद्रोह आपका नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा इलाकों में फैला, हालांकि पूरा इंडिया में नहीं फैला था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ ना, उसका आरंभ कहां से हुआ था? प्रारंभ कहां से, ये पूछा जा रहा आपका। दिल्ली, झांसी, मेरठ या कानपुर? तो इसका आरंभ हुआ था आपका मेरठ से। मेरठ से कब पूछा जाएगा? 10 मई 1857 को। मेरठ से कब? 10 मई 1857 को इसका प्रारंभ हुआ था मेरठ से। अगर मेरठ भी नहीं रहे ऑप्शन में, इससे भी पहले जो मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत करी थी, मंगल पांडे ने, वो कहां कर दी थी? बैरकपुर में। अगर मेरठ के साथ अगर बैरकपुर भी रहे तो ऑप्शन में वो मार देना है, क्योंकि वो तो एक इंडिविजुअल, एक सैनिक का विद्रोह था, है ना। एक सैनिक का विद्रोह था बैरकपुर से, जिसको किसने किया था? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने आपका बैरकपुर छावनी से स्टार्ट कर दिया था विद्रोह। लेकिन इसको विशेष रूप से कह सकते इंडिविजुअल मानेंगे। लेकिन जब मेरठ से स्टार्ट हुआ तो सैनिकों का जत्था, है ना, सैनिकों का जत्था मिलकर, है ना, मिलकर यहां पर उसने विद्रोह किया। इसलिए विधिवत रूप से पहला विद्रोह माना जाएगा। तो मेरठ को हम लोग सही करेंगे, लेकिन दोनों ऑप्शन में रहेगा, हम लोग बैरकपुर के साथ चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? है ना, कारण तो बहुत था, ऐसा नहीं कि अचानक से विद्रोह पनप गया। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, बहुत तरह का था कारण, है ना। भेदभाव, विदेशी और भारतीयों के साथ जो भेदभाव होता था, वो सभी कारण थे। लेकिन अचानक से क्यों उबाल पड़ा, है ना, अचानक से क्यों ये उबल पड़ा? इसका तात्कालिक कारण क्या था, है ना? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, ये था। डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ये था। या ब्रिटिश सैनिकों और भारतीय सैनिकों का वेतन में भारी अंतर, ये था। भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। 1857 के विद्रोह का अगर आपसे कारण पूछा जाएगा तो ये सभी कारण थे। 1857 के विद्रोह का डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत भी था। से भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों को समान काम करने पर भी वेतन में डिफरेंस था, यह भी कारण था। भारतीयों को ईसाई बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था, एक प्रयास किया जा रहा था, यह भी कारण था। लेकिन पूछा है क्या तात्कालिक कारण क्या था जिसके कारण अचानक से विद्रोह भड़क उठा? तो तात्कालिक कारण था आपका ए नंबर, चर्बी वाले कारतूस, है ना। कि जब आपको राइफल चलाना है तो उसमें कारतूस डालने के लिए मुंह से आपको खोलना पड़ता था, और उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रमाण मिला था। वही घटना जो कि धार्मिक उन्माद फैला और इसी से यह विद्रोह फैल गया।
तो तात्कालिककरण चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, इसको मानेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है मंगल पांडे। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में बैरकपुर से इसने विद्रोह किया था मंगल पांडे ने। तो मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, वह संबंधित थे, क्योंकि देखिए हर बटालियन होता है ना, बटालियन यानी किस बटालियन से, किस इन्फेंट्री से वो संबंधित थे। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री या 38वीं नेटिव इन्फेंट्री, यानी किस बटालियन के वो सैनिक थे। कौन सा बटालियन था? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री उसका बटालियन का नाम था, जो कहां पर था? बैरकपुर में, बैरकपुर में था ये। तो बैरकपुर में ये बटालियन था, वहीं के सैनिक थे मंगल पांडे। इसने व्यक्तिगत रूप से इस विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? बेगम हजरत महल जो कि अवध की महारानी थी। कहां की महारानी थी? अवध की। अवध के राज्य को भी कुशासन के कारण लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया था, इसलिए वहां की प्रजा भी दुखी थी और वहां की महारानी भी दुखी थी। तो वहां की जो महारानी थी बेगम हजरत महल, इसने भी विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। तो किस जगह से इसने नेतृत्व दिया था विद्रोही सैनिकों को, यह पूछा जा रहा है। लखनऊ, कानपुर, बनारस या इलाहाबाद? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट का अगला प्रश्न है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति का क्या किया? भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में क्या भूमिका निभाई? पहला, 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। यानी क्या काम किया शिक्षित वर्ग ने, जिसको कहते हैं शिक्षित वर्ग, उसने क्या किया? शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया? क्या उसने 1857 की क्रांति का विरोध किया? क्या कहा ये क्रांति नहीं आना चाहिए, उसके खिलाफ वो खड़े हो गए? या क्रांति का उसने समर्थन किया, या फिर न समर्थन किया न ही विद्रोह किया, चुपचाप साइड में पड़े रहे, तटस्थ रहे? क्या किया उसने? या फिर देशी शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया? तो 1857 की क्रांति में जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे ना, उनको लगता था यह उचित समय नहीं है विद्रोह करने का, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, हम ब्रिटिश सेना का सामना कर सकते हैं, इसीलिए वो तटस्थ रहे थे, ना विद्रोह के पक्ष में रहे और ना ही विद्रोह के खिलाफ रहे। ठीक है, विद्रोह के पक्ष में भी नहीं थे, विद्रोह के खिलाफ भी नहीं थे, ना ही किसी रियासत के खिलाफ इसने संघर्ष किया था। यानी ऑप्शन सी आपका है, तटस्थ रहे थे। क्यों? क्योंकि इसे पता था कि अभी ये तत्काल उबाल है सैनिकों में, लेकिन ये जीत नहीं पाएंगे। उनको पता था कि हम लोग ब्रिटिश सेना का अभी उस स्थिति में नहीं है कि सामना कर पाएंगे। तो सी नंबर आपका यहां पर राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र कहा? 1857 के विद्रोह के समय अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत रखे हैं। यहां पर किस विद्वान ने, किस राइटर ने कहा कि यह एक षड्यंत्र था, है ना? यह एक षड्यंत्र, क्या सा षड्यंत्र? हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था कहा। अगर पूरा देखा जाए तो 1857 के विद्रोह को इनमें से एक इतिहासकार है, विद्वान है, जिसने कहा था यह हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। क्यों? ईसाइयों को भगाने के लिए। तो षड्यंत्र की संज्ञा इसे किसने दी थी? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, सर जॉन के, सर जॉन लॉरेंस या टी.आर. होम्स। तो 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी आपका जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया? इमरजेंसी आपका कह सकते हैं उसको हेडक्वार्टर बना दिया, क्योंकि विद्रोह को नेतृत्व करना था। तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने जो मुख्यालय बना दिया इस विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए, वो इलाहाबाद बना दिया। इमरजेंसी हेडक्वार्टर्स बनाया था, आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो किसने? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये किसने किया था? आपका लॉर्ड कैनिंग ने किया था, क्योंकि उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग को ही ये पावर था
कहां पर उसको हेडक्वार्टर्स बनाना है, कहां पर उसको मुख्यालय बनाना है ना, कहां से विद्रोह को कंट्रोल करना है, तो ये लॉर्ड कैनिंग ने किया था, क्योंकि उसमें के वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। ये विद्रोह काफी अच्छा रहा, काफी अच्छे तरीके से रन कर रहा था, और एक समय अंग्रेजों को ऐसा लगा भी कि और जिस प्रकार उसने कह सकते स्टार्टिंग में इन विद्रोहियों को प्रोटेस्ट किया, इन विद्रोहियों का सामना किया, उसे लग रहा था कि हमें ये भागना पड़ेगा इंडिया छोड़कर, है ना, काफी मुसीबत में पड़ गए थे। लेकिन इस विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी भी थी, जो कि इस विद्रोह का असफलता का कारण बना। तो इस विद्रोह में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? आपको पता होगा जब मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह किया, तो मेरठ से 10 मई से वो निकले, और 11 मई को वो शाम को पहुंचे दिल्ली, और 12 मई को उसने वहां पर जो मुगल शासक प्रतीकात्मक रूप से थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, उसे अपना सेनानायक बना दिया था। और जबकि उसकी एज कितना थी? 72 ईयर। 72 ईयर के व्यक्ति को इसने अपना नेतृत्व प्रदान कर दिया, क्योंकि इनको भी एक सिंबॉलिक चाहिए पर्सन, है ना, जो जिसे कि पूरा देश मानता हो। तो उस समय मुगल भले ही पतन की अवस्था में थे, लेकिन मुगल शासकों का उस समय भी वजूद था, लोग उनको अपना भारतीय शासक मानते थे। इसीलिए जब सैनिक गए तो अपने विद्रोह को एक संगठित रूप देने के लिए 72 वर्षीय आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना कह सकते नेतृत्व सौंप दिया, और यही इस विद्रोह का सबसे कमजोर कड़ी था, क्योंकि इसने कोई भी वैसा कह सकते भूमिका ये निभाने में असफल रहे जिससे कि और जोश खरोश आता। देखिए, नेतृत्वकर्ता को आगे बढ़कर किसी भी विद्रोह को लीड करना होता है गजब तरीके से, करिश्माई तरीके से, तभी विद्रोह सफल होता है। वो सब इसमें नहीं था, एज वाला मैटर था, है ना, और इनका मनोबल भी गिरा हुआ था, इनको काफी अंग्रेज बेइज्जत कर चुके थे, तो इसीलिए इसे सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। बहादुर शाह जफर द्वितीय, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? अंग्रेज क्या करते थे, हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन करते थे। तो भारतीय जो ये आंदोलन चला था, 1857 का विद्रोह चला, तो अंग्रेजों की तरफ से एक राइटर थे, अंग्रेजों ने उसे अपना राइटर रखा था, उसको सरकारी इतिहासकार बोलते हैं, है ना। आप जो भी ये विद्रोह चला, किस प्रकार चला, अंग्रेजों ने क्या किया, सारी चीजों को उसने लिखा है अपने पुस्तक में। सरकारी इतिहासकार किससे बनाया था? आरसी मजूमदार, ताराचंद, वीडी सावरकर या एसएन सेन। ये आपके थे एसएन सेन। एसएन सेन इस विद्रोह के सरकारी कह सकते इतिहासकार थे, स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे, सरकार की तरफ से यानी अंग्रेजों की तरफ से। तो इसका पूरा नाम है सुरेंद्र नाथ सेन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। जैसे आपको पता होगा कि इस विद्रोह के पहले भारत का प्रशासन किसके अंतर्गत था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था, है ना। 1857 के विद्रोह के पहले भारत का जो शासन अंग्रेज कर रहे थे, तो अंग्रेजी गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, ब्रिटेन नहीं कर रही थी, यूके नहीं कर रहा था, उसमें एक कंपनी था, है ना, जिस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारत इस कंपनी के अंतर्गत शासित हो रहा था। लेकिन जब ये विद्रोह फैल गया तो अंग्रेजी शासन ने, अंग्रेजी सरकार ने कहा कि नहीं, अब बहुत हो गया, कंपनी के हाथ से सत्ता को लो और अपने हाथ में ले लो, है ना। ब्रिटिश सरकार के हाथ में, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, है ना, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता को लेने का निर्णय किया। और इसकी घोषणा वहां की महारानी, उस समय तत्कालीन महारानी विक्टोरिया, इसने इसकी घोषणा की, आज से भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ गया। ये इसने घोषणा की। ये घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1857, 1 जनवरी 1857, 31 नवंबर 1857 या 17 नवंबर 1859। ये घोषणा की थी इसने 1 नवंबर 1858 को। और घोषणा कहां से की थी ये भी पूछा जाएगा, तो इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद उसमें का उसको मुख्यालय बनाया गया था। तो इलाहाबाद से इसने इसकी घोषणा करी थी कि आज से भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चला गया। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार क्या हो गया ना, हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। इसी प्रकार अब हम लोग इस वीक में ये जो यूनिट 5 है उसको कंप्लीट कर देंगे, और आपको एक अंदाजा मिल जाएगा हमको किस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना है, किस प्रकार के प्रश्नों को छोड़ना है। ये सेट
देने का मतलब यही है, आपको पढ़ने का अच्छा खासा अंदाजा मिल जाएगा। इसके बाद आप जो भी बुक पढ़ेंगे एक्स्ट्रा भी आपको समझ में आ जाए किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। यहाँ जो भी दिया जा रहा है आपको बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड, सिलेबस से इधर उधर कुछ भी नहीं। तो ज्यादा समय भी नहीं देना है, कम समय देना है आपको। अभी सोशल मीडिया पे आपको सेल्फ स्टडी ही कर सकते, रिजल्ट दिलाएगा, ये ईमानदारी से कहता हूं। और थोड़ा बहुत समय देना है ताकि आपको जानकारी मिल सके किस प्रकार प्रश्न आते हैं, किस प्रकार हमें तैयारी करनी है। और डेली आप प्रैक्टिस सेट बनाइए शाम को एग्जाम फाइटर के साथ मिलकर और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं कल एक नए क्लास में। साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों ये हायर एजुकेशन को डेडिकेट हमारा चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 अब भी चाहते हैं यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, किसी भी स्टेट से निकलने वाली वैकेंसी की अपडेट, हायर एजुकेशन से जुड़ी वैकेंसी की अपडेट पाना चाहते हैं, यूजीसी नेट के बारे में जानकारी चाहिए, सेट के बारे में जानकारी चाहिए, या फिर प्रिपरेशन करनी हो, इस चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कर लो भाई, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और विशेष जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस लिंक के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहां अपने सवालों को रख सकते हैं, आपको सारे सवालों का आंसर वहां पर दिया जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।